तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक रहने वाला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, सबसे पहले उसका मीनिंग क्या है, टाइप्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, मतलब क्या क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है कंपनी, और वेरी इंपॉर्टेंटली इसकी नेचर क्या कहती है, हम इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज का हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाने वाला टॉपिक है। अभी हम पार्ट 1 में सिर्फ नेचर तक कवर करने वाले हैं। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपका कवर होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की नेचर और उसके टाइप्स के बारे में अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नोट्स ले सकते हैं। लिंक आपको चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और साथ ही साथ अगर किसी भी प्रैक्टिकल या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग कॉमर्स की फील्ड में कोई भी क्लासेस आपको चाहिए, किसी ऑनलाइन क्लासेस की रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। उसके रिगार्डिंग डिटेल्स भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं। तो लेट्स स्टार्टेड जी। तो अब सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है सर? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है सर ऐसी स्टेटमेंट जिसमें हमें समरी फॉर्म में ये पता चल जाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, यानी एक ऐसी स्टेटमेंट जिसमें स्नैपशॉट प्रोवाइड करा जाता है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। यानी एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम की जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें कंपनी की क्या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, कंपनी की क्या फाइनेंशियल हेल्थ है, या कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, उसके बारे में जो स्टेटमेंट्स हमें ये चीज़ें बताती हैं, समरी फॉर्म में प्रेजेंट करती हैं, उन स्टेटमेंट्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नाम दिया जाता है। हाँ जी। तो अब टाइप्स क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ? तो बेसिकली हर एक कंपनी 4 तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करती हैं। सबसे पहले है सर बैलेंस शीट। तो देखिए बैलेंस शीट का मतलब क्या है? बैलेंस शीट का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स, लायबिलिटी एंड इक्विटी। तो आप ये कह सकते हो कि सर बैलेंस शीट में मेनली एसेट्स शो की जाती हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं कंपनी की, और इक्विटी को हाईलाइट किया जाता है। एसेट्स का मतलब क्या है सर? जो कंपनी की खुद की संपत्ति होती है, जिसको बेसिकली 2 पार्ट्स में बांटा जाता है। वन इज़ करंट एसेट्स एंड अदर वन इज़ नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का मतलब है द एसेट विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश इन 1 ईयर। जो एसेट्स को कैश में 1 साल के अंदर अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है उनको करंट एसेट्स का नाम दे दिया जाता है। और वो सारी जैसे कि कैश, जैसे कि इन्वेंट्री, जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल यानी डेटर्स, ये सारे करंट एसेट्स का पार्ट माने जाते हैं। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स की, तो सर नॉन करंट एसेट्स जनरली वो होती हैं जो 1 साल के मतलब जिनको 1 साल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता कैश के अंदर। जैसे कि फिक्स एसेट इसमें बेसिकली आ जाती हैं, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और इनटेंजिबल में बात करें तो पेटेंट और कॉपीराइट इसमें कवर अप हो जाते हैं, राइट। तो सर बेसिकली ये एसेट्स की बात हो गई। अब हम लाइबिलिटी की बात करें तो लाइबिलिटी का मतलब क्या है? देनदारियाँ। यानी कंपनी की लाइबिलिटीज़ क्या है, कंपनी की देनदारियाँ क्या हैं, मतलब कंपनी ने किसको पैसे देने हैं, कंपनी की ओर से किसको पैसे देने वाले हैं, तो उनको लाइबिलिटीज़ कहा जाएगा। और जनरली जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो भी 2 तरह की ही होती हैं। अगर हम बात करें करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी मतलब जो 1 साल की लाइबिलिटीज़ होती हैं, मतलब जिनको हम 1 साल में पे कर देते हैं, यानी 1 साल के अंदर अंदर जो लाइबिलिटीज़ पे करने वाली होती हैं उन सभी को हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ कह देते हैं, यानी करंट लाइबिलिटीज़ कह देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ नॉन करंट की बात करें तो सर 1 साल से ज़्यादा के पीरियड वाली जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, यानी जो लॉन्ग पीरियड के लिए होती हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात कर लो, जैसे कि लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की बात कर लो, ठीक है, ये सब चीज़ें लॉन्ग टर्म बेसिस पे होती हैं, तो इनको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ माना जाता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ माना जाता है। ठीक है जी। तो ये लाइबिलिटीज़ हो गई। अब कुछ पोर्शन इक्विटी का भी होता है जिसको अलग से भी शो करना पड़ता है सर हमें, तो अलग से भी इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती हैं। पर आप देखोगे कि बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी का पार्ट तो आता है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ लिखा होता है। तो राइट सर, इक्विटी का मतलब क्या है? व्हाट इज ऑड टू द ऑनर ऑफ द कंपनी। कंपनी के ऑनर्स का कितना हिस्सा है कंपनी के अंदर, दैट इज नोन एज अ शेयर होल्डर फंड और इक्विटी, राइट। So whatever the money is left after the liability are accounted for goes to the owner। अब जब एसेट में से जो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ होती हैं, मतलब लाइबिलिटीज़ को जितनी भी हमने लाइबिलिटीज़ निकाल दी, मतलब लाइबिलिटीज़ निकालने के बाद जितना भी हिस्सा बच जाता है, यानी एसेट में से लाइबिलिटीज़ निकालने के बाद जितना भी हिस्सा बैलेंस शीट में बच जाता है वो सारा का सारा किसका माना जाता है? शेयर होल्डर्स का, यानी ऑनर्स का। और ऑनर्स का अगर बात करें, जो खुद की कैपिटल होती है, यानी जो उनका खुद का पैसा वहाँ पे लगाया होता है, जो उनकी खुद की ओन्ड मनी होती है, उसी को हम इक्विटी के अंदर उसी को हम इक्विटी का नाम दे देते हैं,
ठीक है। तो जनरली ये 3 चीज़ें होती हैं जो बैलेंस शीट के अंदर रिफ्लेक्ट करी जाती हैं। अब हम इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो सर इनकम स्टेटमेंट में अगर हम बात करें तो जनरली प्रॉफिट्स या लॉस के बारे में बात होती है, रेवेन्यू या एक्सपेंस के बारे में बात होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या शो करती है, कंपनी का रेवेन्यू कितना हुआ है साल के अंदर, कंपनी के एक्सपेंसेस क्या रहे हैं, और कंपनी की नेट इनकम यानी नेट प्रॉफिट कितना है कंपनी का एक पूरे टाइम पीरियड में यानी पूरे साल के अंदर। ठीक है। तो जनरली रेवेन्यू का मतलब क्या है सर, जो हमें सेल करने मतलब गुड्स और सर्विसेज सेल करने के बाद जनरेट हुआ है ना रेवेन्यू, यानी जो हमें इनकम मिली है सेल करने के बाद, वो सारी इनकम रेवेन्यू मानी जाती है। इसके अलावा बहुत सारी अनदर इनकम भी होती है जिनको अदर इनकम का नाम दे दिया जाता है। एक्सपेंसेस की बात करें तो सर जो सेल करते समय हमारे खर्चे हुए, या फिर इसके अलावा जो हमने परचेस करी, या फिर जो हमारे पास कॉस्ट लग रही थी, जैसे कि एम्प्लॉय को कुछ पैसा देना था, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट हो गया, डेप्रीसिएशन का खर्चा हो गया, एडवर्टीजमेंट यानी अदर एक्सपेंसेस में हम सारी चीज़ें डाल देते हैं। तो ये सारे खर्चे हमें हाईलाइट करने पड़ते हैं इस स्टेटमेंट के अंदर। और जब हम इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाती है, हमें मिल जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और जब हम उसमें टैक्स का भी इफेक्ट डाल देते हैं तो हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नज़र आ जाता है। तो ये प्रिपरेशन होती है एक प्रॉपर स्टेटमेंट की, जिसमें हम इनकम और एक्सपेंसेस शो करते हैं और इन दोनों को माइनस करके हमें प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है जी। आफ्टर दैट सर स्टेटमेंट ऑफ द कैश फ्लो। अब एक और स्टेटमेंट इसके अंदर बनती है, यानी एक और टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का नाम देते हैं। जनरली ये स्टेटमेंट आपको ये बताती है कि कंपनी में पूरे साल में कितना कैश इनफ्लो हुआ है और कितना कैश आउटफ्लो हुआ है पूरे एक अकाउंटिंग ईयर में। तो जनरली कैश फ्लो स्टेटमेंट तीन एक्टिविटी से डील करती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है सर जो कैश हमें जनरेट हो रहा है कंपनी के कोर ऑपरेशंस के जरिए, मतलब कंपनी जो जो काम कर रही है, कंपनी के जो जो ऑपरेशंस होते हैं, जो मेन ऑपरेशंस होते हैं, उनमें कितना कैश आया है और कितना कैश गया है, दैट इज डिस्क्लोज्ड बाय द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में बताया जाता है। कैश फ्लो जब हम ये बताते हैं कि जो हमने इन्वेस्टमेंट कितनी करी, मतलब कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी है और उन इन्वेस्टमेंट से हमें क्या पैसा मिला है, मतलब कितना पैसा मिला है, यानी मैंने सपोज फिक्स एसेट्स में पैसा लगाया तो मेरी ओर से पैसा जा रहा है तो मेरा कैश आउटफ्लो हो जाएगा, तो वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में शो किया जाएगा एज अ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। दूसरी तरफ अगर मैंने अपनी फिक्स एसेट्स को बेच डाला तो बेचने पर मुझे वो पैसा मिल रहा है तो कैश इनफ्लो हो जाएगा। तो ये चीज़ें जो मैंने बताई ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट बन जाएंगी। सिमिलरली अगर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ की बात करते हैं सर, तो वो जनरली इक्विटी, डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के रिगार्डिंगली बात करते हैं या लोन रिगार्डिंग बात करते हैं। तो अगर मैं बैंक से लोन ले रहा हूँ तो सर उसका एग्जाम्पल फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। लेने का मतलब ये है कि लोन लेने से आपको पैसा मिल रहा है, तो बैंक से लोन लेने का मतलब है पैसा मिल रहा है, कैश इनफ्लो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वही लोन रीपे कर दूंगा तो वो बैंक के पास पैसा वापस चला जाएगा, मेरी ओर से पैसा चला जाएगा, तो आउटफ्लो आ जाएगा, राइट। अब इसी तरीके से जब आप इक्विटी शेयर्स इशू करोगे तो पैसा आपके पास आ रहा है, क्योंकि लोग आपके शेयर्स खरीदेंगे, आपको पैसा दे रहे हैं तो आपको पैसा मिलेगा, तो फाइनेंस एक्टिविटी में वो आपका कैश इनफ्लो माना जाएगा। पर दूसरी तरफ अगर वही हम इक्विटी शेयर्स के बदले में डिविडेंड पेयर कर रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को, तो वहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है, हमारे लिए आउटफ्लो। तो ये सब चीज़ें होती हैं जनरली किसके इसके अंदर, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, 3 एक्टिविटीज़ के बेसिस पे। सर इसके बाद बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी मैंने ऊपर ही बता दिया था कि इक्विटी को उन्होंने तोड़ के डिटेल में बताने की कोशिश करी है। तो सर इसका मतलब क्या है सर, दिस शो द चेंज इन कंपनीज शेयर होल्डर इक्विटी। ऊपर सिर्फ हम इक्विटी हाईलाइट करते हैं बैलेंस शीट के अंदर, पर इक्विटी में कितना चेंज आया, मतलब शेयर होल्डर बढ़े हैं, कम हुए हैं, उनका कंट्रोल कितना रहा है, यानी अगर बढ़ जाए, अगर जितने ज़्यादा शेयर होल्डर हो जाएंगे उतना ही कंट्रोल बाकी शेयर होल्डर्स के हाथ में भी चला जाएगा। तो कुल मिला के हमें ये हाईलाइट करना पड़ता है एक अलग स्टेटमेंट बनाकर कि शेयर होल्डर के प्रपोजल में कितना चेंज आपको देखने को मिला है पूरे साल के अंदर। तो अगर आया है कोई चेंज तो आपको ये स्टेटमेंट बनानी है और आपको इसमें शो करना है कि कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी थी स्टार्टिंग में और एंड में कितनी है, उसमें अगर कोई चेंज आया है तो वो आपको बताना है कितना चेंज आया है। रिटेन्ड अर्निंग्स अगर आपकी कोई है वो भी आपको इसके अंदर डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, और अगर आपने कोई रिजर्व्स वगैरह भी रखे हुए हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए तो उसका पर्पस हाईलाइट कर आपको इस स्टेटमेंट के अंदर वो भी चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो ये सब चीज़ें स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी के अंदर हाईलाइट करी जाती हैं। ठीक है जी। तो दीज आर सम मेन टाइप्स ऑफ दी
फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई होप आपको सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टाइप अच्छे से क्लियर हो गए और सभी का मतलब भी पता चल गया होगा, राइट। अब हम बात करते हैं सर नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो नेचर में आता है सर सबसे पहले फॉर्मल रिपोर्ट। अभी हमने पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है सर, एक फॉर्मल रिपोर्ट है। फॉर्मल रिपोर्ट का मतलब सर एक तरह से कह लो कि कंपनी की ऐसी मतलब कंपनी की एक वो फॉर्मल रिपोर्ट जिसको प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करके बनाया गया है, प्रॉपर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का फॉलो करके बनाया गया है। मतलब इसमें सारी फॉर्मल चीज़ें कवर होती हैं, मतलब जो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं उनके डिसीजन लेने के रिगार्डिंग। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी फाइनेंशियल रिपोर्ट है, एक ऐसी फॉर्मल टाइप ऑफ रिपोर्ट है जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करके बनाया जाता है, अकाउंटिंग पॉलिसी का फॉलो करके बनाया जाता है, प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो की जाती हैं जिसके अंदर, और इसमें प्रॉपर फाइनेंशियल हेल्थ बताई जाती है कंपनी की समरी फॉर्म में कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या कह रही है, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। और ये बिल्कुल भी इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। सेकेंड आता है सर एस्टिमेटेड वैल्यू। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एस्टिमेटेड वैल्यूज जो होती हैं सर, एक्चुअल मार्केट वैल्यू इसमें डिस्क्लोज नहीं करी जाती, क्योंकि जब आप फिक्स्ड एसेट्स में डेप्रिसिएशन का इफेक्ट डालते हो ना, वहाँ ये डालने की वजह से, आपकी डेप्रिसिएशन का इफेक्ट डालने की वजह से क्या होता है, मार्केट वैल्यू में से आपकी नज़र हट जाती है। तो मार्केट वैल्यू आप वहाँ पे शो नहीं करते हो, यानी ज़्यादातर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बुक वैल्यूज़ को ज़्यादा दिखाया जाता है, रिटर्न डाउन वैल्यूज़ को ज़्यादा दिखाया जाता है, एस्टिमेट वैल्यूज़ के बेसिस पे बात होती है, मार्केट वैल्यू, एक्चुअल मार्केट वैल्यू शो नहीं होती। इज इट क्लियर? अगला पॉइंट आता है सर एक्रूअल अकाउंटिंग। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्रूअल बेसिस पे चलती है, हमारा अकाउंटिंग सिस्टम ही एक्रूअल बेसिस पे बना हुआ है। वैसे तो एक्रूअल और कैश दो चीज़ें होती हैं, पर क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर अकाउंटिंग सिस्टम में आजकल एक्रूअल बेस चलता है, स्पेशली इंडिया के अंदर। तो एक्रूअल बेस क्या कहता है सर, ऑब्वियसली जब भी आपको लगता है कि आपने कोई मतलब सपोज मतलब चाहे कैश मिला है कि नहीं मिला, अगर रेवेन्यू अर्नड हुआ है तो उसको उसी समय रिकॉग्नाइज कर लो, और अगर एक्सपेंस इंकर्ड हो चुका है, यानी आपने अपनी बुक्स में जिस दिन वो एक्टिविटी हो चुकी है उसी दिन आपने अपनी बुक्स में वो चीज़ एंटर कर लेनी है रिगार्डलेस ऑफ कैश। मतलब सपोज आज आपसे कोई सामान लेकर गया और आपने उसको क्रेडिट पे वो सामान दिया है, आपको लग रहा है कि वो पैसा मुझे 5 दिन बाद मिलेगा, तो क्या 5 दिन एंट्री रिकॉर्ड नहीं करोगे? नहीं सर, मैं अभी के अभी एंट्री रिकॉर्ड करूंगा। कहने का मतलब ये है कि पैसा चाहे 5 दिन बाद मिल रहा है, पर एंट्री उसी दिन रिकॉर्ड हो जानी चाहिए जिस दिन वो चीज़ हो रही है। तो सर एक्रूअल बेस इसे कहा जाता है कि रिगार्डलेस ऑफ कैश फ्लो, कब कैश फ्लो हो रहा है, मतलब पैसा आ रहा है कि जा रहा है, ये मैटर मत करो, ये देखो कि एक्टिविटी कब हो रही है, रेवेन्यू एक्चुअली में रिकॉग्नाइज कब किया जा रहा है, यानी जब अर्नड होगा तभी रिकॉग्नाइज कर लेना है, और जब एक्सपेंस आपने इंकर्ड कर दिया, मतलब एक तरीके से आपको लग रहा है कि आज मैंने वो चीज़ खरीद ली मतलब वो मेरे पास चीज़ आ चुकी है, पर मैंने उसके पैसे 2 दिन बाद देने हैं। तो चीज़ अगर 2 दिन मतलब पैसे अगर 2 दिन बाद देने हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 2 दिन बाद एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी, एंट्री आज ही रिकॉर्ड की जाएगी। दैट इज़ नोन एज एक्रूअल अकाउंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मैंने ऊपर भी कवर करा ये पॉइंट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बेस पे बनती है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के बाद बनाई जाती है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर कंसिस्टेंसी बनी रहती है और कंपेरेबिलिटी भी आपको देखने में मदद मिलती है। ऑलरेडी क्लियर दैट पॉइंट? यस सर। मैनेजमेंट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट जजमेंट, सॉरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैनेजमेंट जजमेंट बहुत इन्वॉल्व होती है सर, स्पेशली पर्सनल जजमेंट भी इन्वॉल्व होती है। तो आप ये कह सकते हो कि जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो ना, उसमें मैनेजमेंट की जजमेंट ने सिर खाना ही है। यानी आप ये कह सकते हो कि जब भी आपको डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड लगाना है या यूज़फुल लाइफ क्या होगी डेप्रिसिएशन एसेट की, ये डिसाइड करने के लिए मैनेजमेंट खुद का एक क्राइटेरिया बनाते हैं, खुद ही एक अजम्पशन बनाते हैं, खुद की ही जजमेंट करते हैं। तो खुद की जजमेंट अगर इन्वॉल्व है किसी चीज़ के अंदर, तो सर वो पर्सनल जजमेंट है, तो कहीं ना कहीं वो बायसनेस का खेल है। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लिमिटेशन है, इसको दूर करने की ज़रूरत है। अदरवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है सर, मैनेजमेंट जजमेंट पे बेस्ड है। मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है कि यूज़फुल लाइफ क्या होगी एसेट्स की, मैनेजमेंट ही देखता है कि डेप्रिसिएशन का बेटर मेथड कौन सा होगा जो अपनी डेप्रिसिएशन निकालने में मदद बेटरली करेगा, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें इसमें मैनेजमेंट जजमेंट इन्वॉल्व करती हैं। नेक्स्ट सर सेकेंड लास्ट है लिमिटेड स्कोप के बारे में। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं इट प्रोवाइड अ फाइनेंशियल पिक्चर, मतलब आपको फाइनेंशियल पिक्चर तो देती है, यानी इसमें फाइनेंशियली आपको सारी चीज़ें डिस्क्लोज तो होती हैं, पर सर डोंट कैप्चर एवरीथिंग अबाउट द कंपनी। ये आपको एवरीथिंग नहीं बताती कंपनी के बारे में।
डिटेल में नहीं बताती कंपनी के बारे में। ये आपको मैंने ऊपर भी बताया कि इट इज़ अ समरी रिपोर्ट, इट डिस्क्लोज द फाइनेंशियल हेल्थ इन द समरी फॉर्म। ये आपको समरी फॉर्म दे देगी, पूरा डिटेल स्ट्रक्चर आपको फिर भी नहीं मिलेगा इसके अंदर। तो अब ये कह सकते हो सर कि दे डोंट नेसेसरली रिफ्लेक्ट अ कंपनी ब्रांड वैल्यू, मैनेजमेंट क्वालिटी और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। आपको इसमें क्या नहीं देखने को मिलेगा, इसमें आपको ब्रांड वैल्यू देखने को नहीं मिलेगी, मैनेजमेंट की क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी देखने को नहीं मिलेगा। फ्यूचर के बारे में बात नहीं होती, इसमें हिस्टोरिकली बात होती है सारी, ठीक है। तो ये एक लिमिटेड स्कोप के बेसिस पे बनी हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो सिर्फ फाइनेंशियल लेवल पे आपको बात बताती हैं, फाइनेंशियल पिक्चर देती हैं, पर डोंट डिस्क्लोज एवरीथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। बट फाइनेंशियल पिक्चर फिर भी हाईलाइट कैसे करनी है, समरी फॉर्म में कैसे बतानी है, ये इसकी बेस्ट कैटेगरी है, बेस्ट कह लो क्वालिटी है, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज द कम्युनिकेशन टूल। लास्ट थिंग क्या है, कम्युनिकेशन टूल। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द की कम्युनिकेशन टूल दैट इज यूज्ड बाय द कंपनी टू inform the stakeholders such as investors, creditors, regulator and about their financial health। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कहती है, कंपनी किस तरह से वर्क कर रही है, किस तरह से नहीं कर रही है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होगी आने वाले समय में, मतलब कैसी रहेंगी आने वाले समय में, ये सब चीज़ों की हाईलाइटेड, ये सब चीज़ें वो अपनी रिपोर्ट में हाईलाइट इसलिए करते हैं सो दैट ये फाइनेंशियल हेल्थ का जो एक कह लो कि हेल्प होती है ना, ये किसको मिल सके, स्टेक होल्डर्स को मिल सके, यानी एक्सटर्नल यूजर्स को मिल सके, अकाउंटिंग यूजर्स को मिल सके जिनको इनमें रुचि होती है, सो दैट वो कंपनी में इन चीज़ों के बेसिस पे अपना डिसीजन बना सकें और कंपनी में जल्दी से जल्दी ईगरली पैसा इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आप जनरली देखते हो। आई होप ये आपको नेचर भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो दैट्स इट। तो ये दो चीज़ें मैंने अच्छे से आपको तीन चीज़ें आपको कवर अप करी। सर मीनिंग क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, इसकी टाइप्स क्या हैं और वेरी इंपॉर्टेंटली इसकी नेचर क्या कहती है। तो दैट्स ऑल अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर टुडे, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर हो गई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।